अनफॉर्चुनेटली आइस की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कैओस हो गया था। जॉब के इश्यूज़ प्लस जब मैं ऑफिस से निकल के ड्रग्स के बारे में फिर किसी से कांटेक्ट करना और यूज़ करना, फिर फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। वाइफ को भी मुझसे कंप्लेन थी कि ये टाइम नहीं देता फैमिली में। एक डिनाइल था कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं उनमें से कुछ भी परफेक्टली कर नहीं पा रहा था। इस वक्त अगर आप आलमी सतह पे देखें तो सालाना 80 लाख लोग नशे की वजह से मौत की मुंह में जाते हैं। हर साल 80 लाख लोग। नशे की बीमारी को समझने के लिए नशे के नुकसानात नहीं, नशे के फ़वाइद, नशे की ताकत को समझना होगा। नशे से ऐसा क्या मिलता है पेशेंट्स को कि इतने नुकसानात के बावजूद भी वो नशे को जारी रखते हैं? जवाब है, नशे से उनको सुकून मिलता है, नशे से उनको आज़ादी मिलती है, नशे से उनको खौफ से निजात मिलता है, नशे की वजह से वो उस तकलीफ़ से और साइकोलॉजिकल पेन से निकलते हैं, नशे की वजह से वो अपने आप से दूर हो जाते हैं, वो अपने माइंड से डिटैच हो जाते हैं। अब नशे को ये ज़्यादातर लोग हल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस हल में मसला ये है कि ये हल बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, और वो ऐसे मसला बनता है कि नशे के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से नशा अपना असर खो देता है और फिर नशे की मिक़दार बढ़ानी पड़ जाती है। नशे की मिक़दार बढ़ने के साथ साथ नशे के नुकसानात सामने आना शुरू हो जाते हैं, और नशे के नुकसानात उनके नशे के फ़वाइद से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर पेशेंट इस काबिल नहीं होते कि वो ख़ुद से नशे को छोड़ सके बग़ैर किसी मदद के और बग़ैर किसी इलाज के। तो स्टार्ट में ये था कि मैं कोशिश करता रहा कि मैं इससे खुद ही कोप अप कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं 2-3 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो मेन मसला नशा भी बहुत सीरियस मसला है, लेकिन नशे के पीछे जो मसाइल हैं, जो उनकी ज़िंदगी से चीज़ें मिसिंग है, जो वो नशे में ढूंढते हैं, वो न्यूरल सर्किट्स जो बने नहीं थे बचपन से और जो नशे की वजह से बनना शुरू हो जाते हैं, और नशे से जो उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, इसकी वजह से उनको नशे की आदत पड़ जाती है। टॉलरेंस बढ़ने की वजह से, असर खो देने की वजह से नशे की मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है, और नशा बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, जिससे उनकी जिस्मानी सेहत ख़राब हो जाती है, उनके रिश्ते तबाह हो जाते हैं, उनके वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी शुरू कर देते हैं, उनकी कारोबार, नौकरी, पढ़ाई और ये तमाम ज़िंदगी के पहलू मुतासर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नशा छोड़ने के काबिल नहीं होते, बग़ैर किसी मदद के और बग़ैर इलाज के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का बहुत ही सपोर्टिव रोल रहा मेरे साथ। मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मेरे मसले को समझा और उन्होंने मुझे लाइफलाइन सजेस्ट किया, मुझे यहाँ ले आए। यहाँ जब मेरी साइकोथेरेपीज़ हुई, यहाँ का स्टाफ बहुत एफिशिएंट है, हमारे सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल सेशन भी होते हैं, ग्रुप सेशंस भी होते हैं। लाइफलाइन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि वो रूट कॉज तक जाते हैं कि इंसान में ये मर्ज़ आया कैसे। उन्होंने मेरी फैमिली के साथ भी इंटरव्यूज़ किए, मेरे साथ भी इकट्ठे हम लोगों को बिठा के हमारा पैचअप करवाया। वहाँ से फिर उन्होंने रूट कॉज तक पहुँचे कि मैं ड्रग्स की तरफ कैसे गया। ये लाइफलाइन की एक बेस्ट बात मुझे लगी, और इस तरह से मेरी लाइफ में चेंजिंग आई, और इंशाल्लाह आगे चल के मैं एक सोबर लाइफ गुजारूंगा, जिसमें मैं अपनी कंपनी को भी बेटर टाइम दे सकता हूँ, अपनी फैमिली को बेटर टाइम दे सकता हूँ। बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, जो मुझे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है अपनी जॉब में, कि पेशेंट और उसकी फैमिली वाले ये मानते ही नहीं हैं कि उनको कोई नफ्सियाती मर्ज़ है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो बीच में से ये भी खौफ उनके दिल में बैठा हुआ होता है कि हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे और लोगों को अगर पता चल गया तो वो क्या कहेंगे, क्या हम पागल हो गए। तीसरी बात ये है कि उनके जहन में ये बात भी होती है कि वो समझते हैं कि ये कोई किसी ने इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है या कोई ऐसा अमल कर दिया है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए वो पीरों फ़कीरों का सहारा लेते हैं और वहाँ से जाके तावीज़ और इस किस्म के पानी वगैरह दब करवा के लाते हैं।
जो इलाज की तरफ पहला कदम है वो ट्रीटमेंट है, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में आना है और 3 माह का इलाज मुकम्मल कराना है, जो चीज़ एक ग्लोबली एक्सेप्टेड 90 डेज़ का ट्रीटमेंट किसी भी ड्रग एडिक्ट के लिए है। तो रिकवर होने में टाइम लगता है, रिकवरी में टाइम लगता है। फैमिली को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि 3 माह सिर्फ वो पीरियड है जहाँ उसका इनडोर ट्रीटमेंट हो रहा है। आउटडोर ट्रीटमेंट मतलब रिकवरी यहाँ से जाने के बाद स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे फॉलोअप्स शामिल हैं, जिसमें उनकी थेरेपी शामिल है, जिसको मज़ीद इन्वॉल्व करना पेशेंट को, क्योंकि यहाँ तो वो कर नहीं पा रहा, नशा कर नहीं सकता क्योंकि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में है, मगर रिकवरी बाहर स्टार्ट होगी क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस अगर फैमिली को समझ आ जाए तो वो थेरेपी को भी समझ पाएंगे, मेडिसिन को भी समझ पाएंगे और डेफिनेटली इलाज को भी समझ पाएंगे। लाइफलाइन मॉडल एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट मॉडल है। सबसे पहले जब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं तो वो विड्रॉल्स में से गुजरता है। विड्रॉल मैनेजमेंट जो है वो मेडिकल थेरेपी के साथ किया जाता है। साइकाइट्रिस्ट दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे उनके विड्रॉल्स मैनेज होते हैं। विड्रॉल्स मैनेज होने के बाद पेशेंट्स के साथ एक्सटेंसिव काम शुरू हो जाता है। उनकी इंडिविजुअल थेरेपीज़ होती हैं, उनके ग्रुप सेशंस होते हैं, ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं। लाइफलाइन में मरीज़ों का दिन काफ़ी मसरूफ़ होता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मरीज़ तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद वो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद सूरह रहमान थेरेपी होती है, यानी वो सूरह रहमान की तिलावत को सुनते हैं और उसके बाद नाश्ते का वक़्त हो जाता है। नाश्ता करने के बाद उनको मॉर्निंग का मेडिसिन डोज मिलता है और मेडिसिन लेने के बाद वो बाहर ग्राउंड में जाते हैं। वहाँ पे वो जॉगिंग, वॉक और डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज उनसे कराई जाती है। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद पेशेंट का एक ग्रुप थेरेपी सेशंस कंडक्ट होता है और ग्रुप थेरेपी सेशन के बाद उनको 10-15 मिनट की ब्रेक होती है और ब्रेक के बाद फिर उनकी इंडिविजुअल थेरेपी होती है, जिसमें डायग्नोसिस हो सकता है, उनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग हो सकती है, उनके साथ रिलैप्स प्रिवेंशन पे काम हो सकता है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम होता है इंडिविजुअल सेशंस में। तो इंडिविजुअल सेशन कंडक्ट करने के बाद लंच का टाइम हो जाता है और पेशेंट अपना लंच करते हैं। लंच के फ़ौरन बाद अज़ान हो जाती है और नमाज का टाइम हो जाता है। नमाज के फ़ौरन बाद मुफ्ती साहब एक दर्स कुरान कंडक्ट करते हैं। दर्स कुरान कंडक्ट करने के बाद आउटडोर गेम्स का वक़्त हो जाता है और पेशेंट तमाम बाहर ग्राउंड्स में जाके मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लेते हैं। खेलों में हिस्सा लेने के बाद जब वो फ़ारिग होते हैं और अंदर आते हैं तो फिर उनकी एक ग्रुप थेरेपी दोबारा से कंडक्ट होती है एक और साइकोलॉजिस्ट के साथ, और उस ग्रुप सेशन में उनकी ग्रुप थेरेपी होती है। ग्रुप थेरेपी कंडक्ट करने के बाद असर का टाइम हो जाता है, वो असर पढ़ते हैं। उसके बाद फिर उनका एक इंडिविजुअल सेशन होता है जिसमें उनकी मेडिटेशन हो सकती है, उनका योगा का सेशन कंडक्ट होता है, वो जिम उसमें अटेंड कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की फ़िज़िकल एक्सर्शन की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिनसे हमारे अंदर के नारकोटिक्स रिलीज़ होते हैं और मूड बेहतर हो जाता है, सेरोटोनिन का लेवल हाई हो जाता है, डोपामाइन का लेवल हाई हो जाता है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और सबसे बढ़कर एंडोकैनाबोनाइड्स भी रिलीज़ होते हैं रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक। तो ये आउटडोर गेम्स कंडक्ट करने के बाद जब वो वापस आते हैं, मेडिटेशन सेशंस हो जाते हैं। इसके बाद मगरिब का टाइम हो जाता है और मगरिब के बाद डिनर का टाइम हो जाता है। खाना खाने के बाद उनको रात की दवाई मिलती है और इशा करने के बाद वो अपनी रूम्स में चले जाते हैं जहाँ पे लाइट्स ऑफ तक वो अपना टीवी अपनी मर्ज़ी के चैनल्स देख सकते हैं और 10:30 बजे उनकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये एक एवरेज दिन है हमारे पेशेंट का रिहैब के अंदर। इन तमाम एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाते हैं। ना सिर्फ ये कि वो नशा छोड़ देते हैं, बल्कि नशे के बग़ैर एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये तमाम तरीके भी वो सीख लेते हैं और वो रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और वो एक बेहतरीन कामयाब ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। आई एम गेटिंग ओवर माई एडिक्शन और अब मैं एक सोबर लाइफ गुजार रहा हूँ और मेरा यहाँ पर थोड़ा सा टेनर रह गया है, ऑलमोस्ट 1 वीक, और मैं यहाँ से जाने के बाद एक सोबर लाइफ गुजारूँगा और मुझे एम्पावरमेंट दी गई है यहाँ पे कि यहाँ से निकल के मुझे कैसे कोप अप करना है डिज़ीज़ के साथ। मुझे किन स्लिपरी फ्रेंड्स से नहीं मिलना, उन जगहों पे नहीं जाना जहाँ पे मुझे ख़दशा हो कि मैं फिर रिलैप्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फॉलोअप्स होते हैं, फॉलोअप्स की वजह से भी बंदा इस सारी चीज़ से बचा रहता है। तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पे मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह यहाँ से निकल कर मैं एक सक्सेसफुल और सोबर लाइफ गुजारूँगा।